नमस्कार। चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे अध्याय को समझते हैं जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर कह सकते हैं कि एक ग्रहण सा लग गया था। जी हाँ, ये कहानी है 1975 की इमरजेंसी की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक लोकतंत्र, एक जीता जागता लोकतंत्र रातों रात खत्म हो सकता है। चलिए इस पूरी कहानी को जरा शुरू से समझते हैं। इसकी जड़ें जाती हैं एक अदालत के फैसले तक। और ये कोई मामूली फैसला नहीं था। ये एक ऐसा फैसला था जिसने भारत की सबसे ताकतवर शख्सियत की कुर्सी को आप कह सकते हैं कि हिलाकर रख दिया था। तो बात है साल 1971 की। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से चुनाव जीता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि उनके जो प्रतिद्वंदी थे राजनारायण, वो इस चुनावी नतीजे को लेकर सीधे अदालत पहुंच गए। अब सवाल यह है कि आखिर आरोप था क्या। आरोप यह था कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो उनके प्रचार के लिए सरकारी जीपों का इस्तेमाल किया गया था और ये साफ तौर पर चुनावी कानूनों के खिलाफ था। और फिर आई वो तारीख 12 जून 1975। इस दिन आया वो चौंकाने वाला फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा गांधी को दोषी पाया और उनका चुनाव ही रद्द कर दिया। सोचिए, इसका मतलब ये था कि देश की प्रधानमंत्री अब संसद की सदस्य तक नहीं थी। हाँ, उन्हें 6 महीने तक पीएम के पद पर बने रहने की मोहलत जरूर दी गई थी। अब इंदिरा गांधी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। दो ही रास्ते थे, या तो वो इस्तीफा दे दें या फिर वो इस फैसले के खिलाफ लड़ें। और उन्होंने जो रास्ता चुना उसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। यहां पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। असल में इंदिरा गांधी ने तो लगभग इस्तीफा देने का मन बना ही लिया था, लेकिन उनके बेटे संजय गांधी इसके एकदम खिलाफ थे। उनका तर्क साफ था कि सत्ता एक बार हाथ से चली गई तो फिर शायद कभी वापस नहीं आती। तो संजय ने क्या किया? उन्होंने तुरंत हरियाणा के नेता बंसीलाल को फोन किया और महज 1 घंटे के अंदर इंदिरा गांधी के घर के बाहर हजारों की समर्थक भीड़ जमा हो गई और नारेबाजी करने लगी। तो ये तो तय हो गया कि इस्तीफा नहीं देना है, लेकिन अब इस बड़े राजनीतिक संकट से निकलने के लिए कोई संवैधानिक, कोई कानूनी रास्ता तो चाहिए था। और इसी काम के लिए बुलाया गया सलाहकार सिद्धार्थ शंकर रे को। और जानते हैं ये रास्ता कहाँ मिला? ये मिला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में। इसमें एक छोटा सा क्लॉज था, आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस। और बस इसी को आधार बनाकर पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था। लेकिन इस आंतरिक अशांति को साबित करने के लिए कोई ठोस वजह भी तो चाहिए थी। और वो वजह मिली विपक्षी नेता जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के एक भाषण में। उन्होंने अपने भाषण में सेना और पुलिस से ये अपील कर दी थी कि वे हथियार डालकर इस भ्रष्ट सरकार को हटाने के आंदोलन में शामिल हो जाएं। और बस इसी भाषण को आधार बनाकर 25 जून 1975 की आधी रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। रातों रात देश के तमाम बड़े विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी सस्पेंड कर दिया गया। तो चलिए अब देखते हैं कि आपातकाल के उन 21 महीनों में आम लोगों की जिंदगी कैसी हो गई थी। ये एक ऐसा दौर था जिसकी असली कमान कह सकते हैं कि काफी हद तक संजय गांधी के ही हाथों में थी। सबसे पहला और सबसे बड़ा हमला हुआ प्रेस पर। संजय गांधी मीडिया पर पूरा का पूरा कंट्रोल चाहते थे। और जब उस वक्त के सूचना और प्रसारण मंत्री I.K. गुजराल ने ऐसा करने से मना किया तो उन्हें अपनी कुर्सी से ही हाथ धोना पड़ा। इसके बाद तो अखबारों पर भारी सेंसरशिप लगा दी गई। मतलब खबरें वही छपती थी जो सरकार चाहती थी। वैसे आपातकाल का एक तथाकथित सकारात्मक पहलू भी गिनाया जाता है। कहा जाता है कि सरकारी दफ्तरों में जबरदस्त अनुशासन लागू हो गया था। कर्मचारी समय पर आने लगे थे और सबसे मशहूर बात कि ट्रेनें समय पर चलने लगी थीं। लेकिन इसके कुछ बेहद काले और डरावने सच भी थे, जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर चलाया गया जबरन नसबंदी का अभियान। सरकारी कर्मचारियों को बाकायदा कोटा दिया जाता था कि उन्हें इतने लोगों की नसबंदी करवानी है। लोगों को जबरदस्ती घरों से उठाया जाता और नसबंदी के बाद उन्हें इनाम के तौर पर एक मर्फी का रेडियो थमा दिया जाता था। संजय गांधी की बेहिसाब ताकत का एक और उदाहरण दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में देखने को मिला। वहां उनकी एक दोस्त थी रुखसाना सुल्तान। बस उनके कहने पर शहर को सुंदर बनाने के नाम पर वहां की पूरी झुड्डी बस्ती पर बुलडोजर चलवा दिया गया और हजारों हजार लोग एक झटके में बेघर हो गए।
करीब करीब 2 साल बाद कहानी में एक और हैरान करने वाला मोड़ आया। इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे कई लोग उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल मानते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहीं से उनकी शानदार वापसी की स्क्रिप्ट भी लिखी जानी शुरू हुई। हुआ ये कि 1977 में इंदिरा गांधी ने अचानक आम चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। शायद उन्हें इस बात का सही अंदाजा नहीं था कि लोगों के मन में कितना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। नतीजा ये हुआ कि उनकी पार्टी चुनाव बुरी तरह हार गई और जेल से रिहा हुए तमाम विपक्षी नेताओं ने मिलकर जनता पार्टी की सरकार बना ली। अब नई सरकार सत्ता में थी और वो इंदिरा गांधी से बदला लेना चाहती थी। तो जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो उन्होंने इस लम्हे को एक बड़े राजनीतिक मौके में बदल दिया। पुलिस उन्हें हथकड़ी पहनाने में हिचकिचा रही थी तो उन्होंने खुद कहा, अपराधी तो अपराधी होता है, मुझे हथकड़ी लगाओ। और ये एक कमाल का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उन्होंने अपनी हथकड़ियां भीड़ को दिखाईं और खुद को एक शहीद की तरह पेश किया। फिर जब बिहार में बाढ़ आई तो वो जीप या गाड़ी से नहीं बल्कि हाथी पर बैठकर बाढ़ में फंसे गांवों तक पहुंची। इन सब चीजों ने उनकी छवि को पूरी तरह से बदलकर रख दिया और नतीजा ये हुआ कि 1980 के चुनाव में वो जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौट आईं। तो देखिए, आपातकाल तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी गूंज वो आज भी भारतीय राजनीति में सुनाई देती है। उस एक घटना ने देश के राजनीतिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी वो अपनी अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से ज्यादा दिन चल नहीं पाई और 1980 में गिर गई। और इसी गठबंधन के टूटने के बाद जो पुराने जनसंघ के नेता थे उन्होंने मिलकर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी। और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि 1984 में जब बीजेपी ने अपना पहला आम चुनाव लड़ा तो उसे लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें मिली थीं। जी हां, सिर्फ 2। ये संख्या दिखाती है कि उस वक्त उनकी शुरुआत कितनी मामूली थी। लेकिन 1980 में जब पार्टी की नींव रखी जा रही थी तब अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत मशहूर बात कही थी, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये वाक्य उनके उस दूर के विजन को दिखाता है जिसकी जड़ें सीधे तौर पर आपातकाल के बाद मचे राजनीतिक घमासान से जुड़ी हुई थीं। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कोई भी लोकतंत्र जिसे एक बार इस तरह से निलंबित कर दिया गया हो, क्या वो कभी भी सही मायनों में पहले जैसा हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।